नमस्कार दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे। तो दोस्तों ये वीडियो 11th क्लास के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक लगता है। तो हम बिल्कुल फैक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बनिक रसायन है क्या। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन अर्थात कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। नाम से स्पष्ट है, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। तो इसकी क्या होगी परिभाषा? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। ये इसकी हो गई परिभाषा। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो, सभी मेरे वीडियो है उनके नोट्स चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें आप ऐड हो जाएं। जो ही वीडियो आएगा अपना टॉपिक पूरा होते ही मैं उसमें नोट्स डालता हूँ। मेरे हैंड रिटन नोट्स है और वो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से बनाता हूँ दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक जो रसायन है ये पूरी कार्बन पर आधारित है। नाम से स्पष्ट है, कार्बन। तो दोस्तों कार्बन परमाणु कैसा होता है उसके बारे में सन 1858 में कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु के बारे में सन 1858 में केकुले नामक जो वैज्ञानिक हुआ था उसने कुछ सिद्धांत दिए थे। सन 1858 में एक वैज्ञानिक था केकुले। इसने कार्बन परमाणु के कुछ सिद्धांत दिए थे। उसमें पहला सिद्धांत क्या था कि कार्बन परमाणु चतुसंयोजी होता है। कार्बन परमाणु चतुसंयोजी, कार्बन परमाणु चतुसंयोजी होता है। अर्थात जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। जैसे ये हमारा कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी है? 4। अर्थात ये अपने साथ में 4 और अणुओं को संयोजित कर सकता है। तो आपसे पूछे कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। नंबर 2, कार्बन परमाणु में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन में श्रृंखलन, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का अर्थ क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। वह श्रृंखला शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है। जैसे ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, इससे कोई कार्बन जुड़ गया, इससे अलग कोई कार्बन, इससे अलग कोई कार्बन। ऐसे कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अर्थात कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। नंबर 3 में जो कार्बन के जो परमाणु है ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। अर्थात कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से बंधित होते हैं। अर्थात जो कार्बन परमाणु है ये एक दूसरे से एकल, द्वि अथवा त्रिबंध से बंधित हो सकते हैं। जैसे ये कार्बन ये एकल बंध हो गया,
डबल बॉन्ड सी, ये ट्रिपल बंद हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये ट्रिपल बंद हो गया। तो इस प्रकार कार्बन कार्बन एक द्वि और त्रि बंध से बंधित हो सकते हैं। तो ये कुछ कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। कार्बन परमाणु चतुष्सीध होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, संघनन का गुण इसमें पाया जाता है, श्रृंखला बना सकता है, और कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल द्वि और त्रिबंध से बंधित हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है सी, इसकी संयोजकता 4 है, 2 3 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, 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 अर्थात CH4। इसे हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। इसी प्रकार यदि यहाँ H नहीं हो के यहाँ CH3 आ जाए, क्या आ जाए? CH3। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वहाँ मैं बताऊंगा IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। C यदि इसे CH3 जुड़ा हुआ है, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, इससे CH3 जुड़ा हुआ, इससे भी CH3 जुड़ा हुआ। तो यहाँ देखिए एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्यों कहते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल आपको IUPAC नाम के जो नियम है वो पूरे बताऊंगा, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। लेकिन अभी इसको आप थोड़ा समझें कि कार्बन चारों से ही एकल बंध से यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। इसके बाद यदि यहाँ CH3, ये कार्बन इधर भी CH3 और नीचे CH3, इसको हम कहेंगे मेथ एथ प्रोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। इस प्रकार जैसे 4 नंबर पर है H3CCH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहेंगे मेथ एथ प्रोफ, इसे हम कहेंगे प्रोपीन। क्या कहेंगे? प्रोपीन। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है। इसके बाद 5वां उदाहरण देखिए, प्रोपीन के बाद में H3CH डबल बॉन्ड O। यहाँ भी देखिए दो बंध है, 1 2 द्विबंध, इसे हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड, इसका नाम एसिटेल्डिहाइड क्यों है? जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे उस टाइम में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। 6 नंबर पे है H3COH डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक CH3COOH, एसिटिक अम्ल। 7वें नंबर पर है H3CC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ देखिए 3 बंध है, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध है, तो हम इसे कहेंगे मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं कि कार्बन एकल बंध से, यहाँ देखो एकल बंध, यहाँ एकल, यहाँ एकल, यहाँ द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ 3 बंध है, अर्थात कार्बन अपने दूसरे परमाणु से एकल द्वि और त्रिबंध से बंधित हो सकता है। तो ये कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वान टॉप और लीबेन का सिद्धांत। वान टॉप और लीबेन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कार्बन उसके यौगिकों से यदि एकल बंध से जुड़ा हुआ, अर्थात जो कार्बन है उसके जो 4 यौगिक है वो उससे एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो उसे 3 प्रकार की संरचनाएं बन सकती है। पहली है वर्ग समतलीय, दूसरी है वर्ग पिरामिडीय, तीसरी है समचतुष्फलकीय। तो हम बात करते हैं पहले की, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय, इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय में जो चारों ही प्रतिस्थापीय एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है,
इसका एक प्रतिस्थापी इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, अर्थात वर्ग समतलीय में चारों ही प्रतिस्थापी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होगी हमारे वर्ग समतलीय। यह देखिए इसके चारों प्रतिस्थापी 1, 2, 3 और 4, चारों ही प्रतिस्थापी एक ही तल में स्थित होते हैं। चारों ही प्रतिस्थापी एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखिए दूसरी वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय, इसे हम स्क्वायर पिरामिडल भी कहते हैं। वर्ग पिरामिडीय देखो ऐसे होती है। ये होगी वर्ग पिरामिडीय। इसमें देखो दोस्तों चारों ही जो प्रतिस्थापी है वो वर्ग के एक कोने पर स्थित होते हैं। चारों ही प्रतिस्थापी वर्ग के एक कोने पर स्थित होते हैं और जो सी है कार्बन परमाणु या तो ऊपर या नीचे स्थित होता है। चारों ही प्रतिस्थापी वर्ग के चारों कोनों पर व कार्बन ऊपर या नीचे स्थित होता है। यहाँ पे जो चारों ही प्रतिस्थापी है ये वर्ग के चार कोनों पर 1, 2, 3 और 4, चारों ही प्रतिस्थापी वर्ग के चारों कोनों पर स्थित होते हैं और जो कार्बन है ये इनके भी ऊपर है या ये नीचे भी स्थित हो सकता है। इसको हम कहते हैं वर्ग पिरामिड। तीसरी है समचतुष्फलकीय, इसे हम कहते हैं टेट्राएड्रल समचतुष्फलकीय है। इसमें कार्बन की जो प्रतिस्थापी है वो चारों ही समचतुष्फलक के शीर्ष पर और जो कार्बन होता है वो इसके सेंटर में होता है। जैसे ये हमारा कोई कार्बन हो गया, देखिए दोस्तों इस प्रकार की समचतुष्फलकीय है। इसमें जो चारों इसके प्रतिस्थापी 1, 2, 3 और 4, चारों ही प्रतिस्थापी समचतुष्फलक के चारों शीर्षों पर है। देखो चारों शीर्षों पर है और जो कार्बन है वो सेंटर में, केंद्र में है। और यहाँ पे जो कार्बन के जो मध्य है कोण बन रहा है वो कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, 109 डिग्री 28 सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है समचतुष्फलकीय संरचना में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 109 डिग्री 28 सेकेंड। तो यहाँ हम कह सकते हैं चारों ही प्रतिस्थापी समचतुष्फलक
समचतुष्फलक समचतुष्फलक के चारों शीर्षों पर व कार्बन केंद्र पर स्थित होता है। चारों प्रतिस्थापी समूह समचतुष्फलक के चारों शीर्षों पर और कार्बन केंद्र में स्थित होता है। तो दोस्तों ये थी इनकी संरचनाएं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक है वो दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। पहला देखते हैं अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक, इसे हम ओपन चेन, अचक्रीय यौगिक, इसे हम ओपन चेन भी कहते हैं, ओपन चेन। और नंबर 2 है चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक, इसे हम क्लोज चेन भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। तो यहाँ देखते हैं हम पहला चक्रीय यौगिक, सॉरी अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक देखिए ओपन चेन अर्थात खुली श्रृंखला, अर्थात जो अचक्रीय यौगिक है इसमें कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और जो अंतिम कार्बन होता है, अंतिम कार्बन वो बंधित नहीं होता है, अर्थात वो पैक नहीं होता, खुला होता है, ओपन चेन। जैसे ऐसे ये हमारा क्या है, अचक्रीय यौगिक है, ओपन चेन है। ये यहाँ पे लास्ट का जो कार्बन है ये बंधित नहीं है। और इन्हें हम एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। अचक्रीय यौगिक कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला शाखित भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। श्रृंखला शाखित भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। और इन्हें हम एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। H3C CH2 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 मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये है ब्यूटेन, इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा यौगिक है, अचक्रीय यौगिक है। कैसा है, अचक्रीय। कैसे है, क्योंकि इसका अंतिम जो कार्बन है वो बंधित नहीं है, खुला है। नंबर 2 H3C CH3 1 2 3 4, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। नंबर जो तीसरा उदाहरण है H3C C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम कहेंगे एसीटोन। नंबर 4 H3C COOH, इसे हम कहेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सभी एलिफेटिक यौगिक है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एसिटिक अम्ल और एसीटोन। यहाँ देखिए किसी प्रकार का जो अंतिम कार्बन है वो बंधित नहीं है, खुला है, बिल्कुल ओपन चेन है। तो दोस्तों परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आता है, निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है, निम्न में से एलिफेटिक यौगिक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। चक्रीय यौगिक। दोस्तों चक्रीय यौगिक दो प्रकार का होता है, समचक्रीय और विषम चक्रीय।
पहला समचक्रीय, समचक्रीय इसे हम होमोसाइक्लिक भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक। तो इस समचक्रीय यौगिक की क्या परिभाषा? चक्रीय। सबसे पहले चक्रीय यौगिक क्या है? चक्रीय यौगिक वो है जो श्रृंखला आपस में एक चक्र बनाती है, वलय बनाती है, अर्थात जो अंतिम कार्बन होता है वो बंधित होता है। जैसे ये माना कि ऐसे हो गया या ये ऐसे ऐसे हो गया, तो ये क्या चक्रीय यौगिक है। तो ऐसी श्रृंखला जो अंतिम जो कार्बन है वो बंधित होता है, अर्थात एक वलय का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं चक्रीय यौगिक। इसमें दो प्रकार के हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। पहला हम देखते हैं समचक्रीय। समचक्रीय यौगिक वो है जिसमें वलय केवल कार्बन परमाणु की बनी हुई होती है। जो समचक्रीय है इनमें वलय केवल कार्बन परमाणु की बनी होती है, कार्बन परमाणु की बनी होती है, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें वलय केवल कार्बन परमाणु की बनी हुई होती है, पूरी वलय में कार्बन के परमाणु होते हैं, उसे हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। और यहाँ पे जो समचक्रीय यौगिक है ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक, पहला एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक। पहला हम देखते हैं एलिसाइक्लिक। दोस्तों मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनता है इसमें से एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक, नॉन एरोमेटिक, समचक्रीय, विषम चक्रीय। तो ये आपको पूरी परिभाषा याद होनी चाहिए कि समचक्रीय की परिभाषा क्या है, कि वलय केवल कार्बन परमाणु की बनी हुई होती है। और ये दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एग्जाम्पल आता है निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है, निम्न में से एलिसाइक्लिक यौगिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक जो यौगिक है वो चक्रीय यौगिक के गुणों की भांति व्यवहार करते हैं। सॉरी, अचक्रीय, अचक्रीय यौगिक के गुणों की तरह व्यवहार करते हैं, गुणों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात जो एलिसाइक्लिक यौगिक है वो अचक्रीय यौगिक के गुणों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। यदि आपको डेफिनेशन, परिभाषा याद है तो एग्जाम्पल आप आसानी से बना सकते हैं। पहला है ये त्रिभुज जैसी आकृति है, त्रिभुज जैसी। यदि हम इसे खोले तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये इसको मिल गया। देखिए दोस्तों पूरी जो वलय है किससे बनी हुई है? कार्बन के परमाणु से, इसलिए हम क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक। मेथ एथ प्रोप, ये हो गया प्रोपेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पूरी साइकिल बनी हुई है, वलय बनी हुई है, इसे क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। दूसरा देखिए ये आयत, दिख रहा आयत, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2C, CH2, H2C, CH2, ये हमारा बन गया मेथ एथ प्रो ब्यूटेन, अर्थात साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। आगे बात करें, एक और उदाहरण देखिए, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, 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 ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन।
यहाँ द्विबंध इसलिए साइक्लोहेक्सीन। एक और देखिए उदाहरण, ओ ये कि साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, इसे हम खोले थे इसे लिख सकते हैं CH2 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 CH2। इस प्रकार हम इसे खोल सकते हैं। तो ये है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक अचक्रीय यौगिक के गुणों की बातें व्यवहार करते हैं। जैसे एक साइकिल होती है अर्थात पूरी वलय बंद होती है, समचक्रीय पढ़ रहे हैं तो सभी जो यौगिक की जो वलय है वो कार्बन परमाणु की बनी हुई होती हैं। देखो 3 त्रिभुज है, इसको हमने जोड़ा CH2 इसे लिख दिया, आयत है तो साइक्लोब्यूटेन बन गया, हेक्सीन बन गया, साइक्लोपेंटेनॉन बन गया। तो इस प्रकार ये एलिसाइक्लिक यौगिक के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, दोस्तों एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? वे समचक्रीय यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक बेंजीन हो और एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध हो, उसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक। इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक यौगिक। वे समचक्रीय यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन वलय हो, बेंजीन वलय और एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक। वापस सुनिए एक बार, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन वलय हो और एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक। देखिए उदाहरण, पहला एग्जाम्पल है बेंजीन का। ये बेंजीन में ये देखिए यहाँ एकल बंद है, वापस यहाँ द्विबंध आ गया, यहाँ वापस एकल बंद है, यहाँ वापस यहाँ वापस एकल बंद और यहाँ वापस द्विबंध। अर्थात एकांतर क्रम में एक बार एकल बंद है, एक बार द्विबंध है, इसलिए हम, और यहाँ बेंजीन वलय, इसलिए कौन सा हो गया? एरोमेटिक यौगिक। इसे हम कहेंगे बेंजीन। यदि हम इसे खोलें तो देखिए CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ये क्या हो गया? बेंजीन। इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, ये यदि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 रख दे, CH3, तो इसे हम कहेंगे टालोइन। क्या कहेंगे? टालोइन। तो आपसे पूछे टालोइन कौन सा यौगिक है? एरोमेटिक। या एरोमेटिक यौगिक पूछ ले और ऑप्शन में आ जाए टालोइन, तो क्या करेंगे? टालोइन एरोमेटिक यौगिक है। यदि यहाँ बेंजीन के ऊपर CH3 नहीं रखे, OH रख दे, क्या रख दे? OH, तो ये हो गया फिनोल। क्या हो गया? फिनोल। यदि एक बेंजीन की जगह 2 बेंजीन है, ये 2 बेंजीन है, तो ये हो गया नेफ्थेलिन।
इसे क्या कहेंगे, नेफ्थेलीन। यदि एसी है, ये बेंजीन है, इसके यहाँ CH3, फिर यहाँ भी CH3, इसे हम कहेंगे मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन। तो इस प्रकार ये सभी क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक बेंजीन वलय है और एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध व्यवस्थित है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एरोमेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं वो बिल्कुल अचक्रीय यौगिकों की भांति ही व्यवहार करते हैं, और जो अचक्रीय यौगिक है वो कैसे होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, ओपन चेन होती है। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक, विषम चक्रीय यौगिक, अर्थात हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक, हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। दोस्तों जो समचक्रीय होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो वलय होती है उसमें सभी परमाणु कार्बन परमाणु होते हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं विषम चक्रीय, अर्थात ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें वलय है उसके अंदर कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक विषम परमाणु भी होता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर और ऑक्सीजन भी हो सकता है। वापस देखिए, समचक्रीय में जो वलय थी उसमें सभी परमाणु कार्बन के ही थे, लेकिन यहाँ जो विषम चक्रीय यौगिक है, अर्थात ऐसे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक विषम परमाणु नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, उपस्थित हो, इसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अर्थात ऐसे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में एक कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक विषम परमाणु, और वो विषम परमाणु नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें एक कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक विषम परमाणु नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। जो विषम चक्रीय यौगिक है ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। जो विषम चक्रीय यौगिक हैं ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं, अर्थात इनकी जो वलय है वो बेंजीन भी हो सकती है और ये ओपन चेन भी हो सकती है विषम चक्रीय यौगिक की। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, ये है एस, इसे हम बोलते हैं थायोफिन। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूरेन। यहाँ सल्फर आया, थायोफिन बन गया, ऑक्सीजन आया, फ्यूरेन बन गया। यहाँ देखिए, ये देखो, इसे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इसे हम कहेंगे पीरिडीन। तो इस प्रकार के जो यौगिक इन्हें हम क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन प्लस हाइड्रोजन से हुआ है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है उसे हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्रियात्मक समूह की। यदि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें जो कार्बन परमाणु है उनके अतिरिक्त अन्य प्रतिस्थापी समूह है उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन के स्थान पर अन्य
प्रतिस्थापित समूह। कार्बन के स्थान पर आने वाला अन्य प्रतिस्थापित समूह क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह है। आगे हम अलग से पूरी एक सारणी क्रियात्मक समूह की वो पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। और यदि दोस्तों आपको इन जो वीडियो है इनकी जो PDF चाहिए तो आप मेरे नीचे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी और कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी वहाँ मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।